हेलो दोस्तों, वार्म वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के एग्जाम से रिलेटेड और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आप सभी इस चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपसे इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे। इसी एग्जाम से रिलेटेड हमारा अब आगे का सेशन होगा, तो आप सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि अभी हमारे पास जो डेज बचे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 35 डेज बचे हुए हैं आपके एग्जाम होने में। टीजीटी का एग्जाम आपका 7 एंड 8 ऑफ अगस्त को होना है और वहीं आपका पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी का जो है 18 एंड 19 अगस्त इसकी डेट आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट 35 डेज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो 35 एंड पीजीटी के लिए जा रहे हो तो 10 डेज और आप ऐड ऑन कर लो। 45 डेज ही आपके बचे हुए हैं और ये 45 डेज 35 डेज आप फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि ये हमारी क्लास पहली है, फर्स्ट क्लास है हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को माइंड में रख के बनाया हुआ है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। ये आपको बताना है कि हु हैड सेड अबाउट हिमसेल्फ। सो हु हैड सेड दिस कोटेशन अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में किसने ये लाइंस बोली हैं। एंड आंसर जिसकी हम बात करेंगे, आपके पास टाइम है ऑलमोस्ट 5 to 10 सेकेंड्स का। आप इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल कर रखा है। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट वाज टीएस इलियट। टीएस इलियट ने ये कोटेशन अपने लिए, ये रिमार्क अपने लिए खुद के लिए बोला है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि टीएस इलियट से रिलेटेड है, जिनको हम, और टीएस इलियट की अगर बात करें तो ही वॉज पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड अ क्रिटिक ऑफ हिज टाइम। Number second question is, according to the Elizabethans, anything that went contrary to the natural order was। जो एलिजाबेथन थे उनके अकॉर्डिंग दैट वेंट कंट्रेरी टू दी नेचुरल ऑर्डर वाज, वो क्या ऐसी चीज थी जो नेचुरल ऑर्डर के कंट्रेरी होती थी। दैट वाज ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन डी पे क्लिक करती हूँ, दिस इज दी करेक्ट आंसर। नंबर 3 इज, इन ट्यूडर इंग्लैंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी वॉज। वुमेन्स का क्या रोल हुआ करता था जब ट्यूडर डायनेस्टी थी या ट्यूडर जो इंग्लैंड पे रूल्ड ओवर करते थे उस टाइम पे वुमेन्स का सोसाइटी में क्या प्लेस था या किस तरीके से वो रोल प्ले करती थी सोसाइटी में, उनकी एक जगह क्या थी, वो आपको बताना है। ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शन ए मोर इम्पोर्टेंट दैन मेन, ऑप्शन बी दैट ऑफ अ स्लेव, ऑप्शन सी इक्वल टू मैन, ऑप्शन डी सेकेंडरी टू मैन। और करेक्ट आंसर जो हमारा होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो करेक्ट ऑप्शन हमारा है वो है ऑप्शन डी, सेकेंडरी टू मैन। दिस इज द करेक्ट आंसर। और प्लीज फ्रेंड, जो भी कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी फैक्ट्स आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो जिस तरीके से गवर्नमेंट सिलेक्शन दे रही है, जिस तरीके से रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, और आपके लिए ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बने रहिए अपनी प्रिपरेशन के साथ। अपनी जो एक तरीके का पैशन है आपका पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो आप गिव अप मत करिए। तो चलिए बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन की। Widows could not protect their property, and if they showed bold ideas, they were accused of being। Option B is the correct answer, which is, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये भी एलिजाबेथन एरा से रिलेटेड है क्वेश्चन। नंबर 5 इज, which dramatist made his statement, I write plays with the deliberate purpose to convert the nation to my opinion। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। किसी ड्रामेटिस्ट ने अपने लिए बोला है कि जो भी मैं प्लेज लिखता हूँ और मेरा एक डिलिबरेट पर्पस होता है उसको लिखने का, बहुत मैं जानबूझ के उससे रिलेटेड लिखता हूँ, सो दैट मैं नेशन को कन्वर्ट कर सकूँ, मीन्स पीपल ऑफ नेशन, आई कैन कन्वर्ट देम टू माई ओपिनियन। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, जो मेरी राय है, उसी से रिलेटेड लोगों की राय हो। ये किस ड्रामेटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी है। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर, दैट इज जीवी शॉ, जॉर्ज बेनॉट शॉ, जो कि मॉडर्न एरा से रिलेटेड है। मॉडर्न एरा के ये ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं, इन्होंने ये स्टेटमेंट बोला है। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 इज, व्हाट टाइटल डू द विचेस यूज टू हेल
मैकबेथ। क्वेश्चन है कि कौन सा टाइटल विचेस ने मैकबेथ की जय बोलने के लिए उनको जब फर्स्ट टाइम उनकी मुलाकात होती है विचेस की मैकबेथ से, तो वो कौन सा वर्ड यूज करती हैं उसकी प्रेज में, मैकबेथ की प्रेज में, वो आपको बताना है। एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, ए जनरल, बी विक्टर, सी ग्लैमिस और डी किंग। एंड जो करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट होता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आपने भी आंसर दे दिया होगा इसका, ग्लैमिश। दे हेल मैकबेथ एज ग्लैमिश एंड दिस वाज द टाइटल जो कि विचेस ने यूज करा था जब वो फर्स्ट टाइम मैकबेथ से मिलती हैं। नंबर 7 क्वेश्चन इज, टू whom did Herman Melville dedicate his book Moby Dick? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर पीजीटी की बात मैं करूं तो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अनएक्सपेक्टेडली आपके आ सकते हैं, तो इसके लिए जरूर तैयार रहिए आप सभी। और बात कर रही हूँ मैं इसकी, किसको इन्होंने मॉबी डिक जो इनका वर्क था वो किसे डेडिकेट किया था, किससे इस बुक को किसके लिए डेडिकेट किया था, तो आंसर जो हमारा है वो है ऑप्शन ए, नथानियल हॉथॉर्न को ये बुक जो थी वो डेडिकेट की थी हरमन मेलविले ने। नंबर 8 क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू Galsworthy, which play made a great sensation, especially in parliamentary and official circle? आपको बताना है कि जो गाल्सवर्दी ने जो भी प्लेज या ड्रामाज लिखे हुए हैं तो उनके किस प्ले ने एक बहुत ही इम्पैक्ट सेंसेशन जो कि पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्किल में छोड़ रखा था, उस प्ले का जो इन्फ्लुएंस हुआ, सेंसेशन जो प्ले ने फैलाया, वो कौन सा उनका प्ले था, इसका आंसर आपको देना है। और बात कर लेते हैं हम आंसर की इसके, तो ऑप्शंस हमारे पास हैं द मॉब, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी है स्किन गेम, ऑप्शन डी है द इल्डेस्ट सन। एंड जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन बी, जस्टिस प्ले था जो कि जॉन गाल्सवर्दी ने लिखा हुआ है। एंड जॉन गाल्सवर्दी के इस प्ले ने एक तरीके का सेंसेशन, इम्पैक्टफुल सेंसेशन वो थ्रो ऑन किया था, या एक इम्पैक्ट पड़ा था उसका, स्पेशली ऑन पार्लियामेंट्री एंड ऑफिशियल सर्कल्स। और फ्रेंड्स मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जिस पे आपको वीडियो चाहिए। और बाकी अब हम लगातार टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड प्रिपरेशन करेंगे जिसमें मैं क्लासेस आपके लिए लेके आऊंगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स, और साथ ही साथ हमारा ग्रामर का भी पार्ट हम एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियोज में। नंबर 9 क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यूलिसीज सन? यूलिसीज के सन का नेम क्या था, आपको इसका आंसर देना है। एंड ये इंपॉर्टेंट पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मैंने ऑलरेडी बता दिया है, जो कि लिखी गई है, रिटन इन द ईयर, इसके आप जरूर इसको मेंशन कर लीजिएगा, रिटन इन 1833 एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1842। सो डिफरेंस बहुत ज्यादा है इसमें, जब उन्होंने लिखी थी तो वो उस टाइम का वो जो टाइम था वो 1833 का टाइम था, और ये जो पब्लिश हुई है 1842 में पब्लिश हुई है। तो बताना है इसमें यूलिसीज के सन का नेम क्या था, एंड द करेक्ट आंसर वी हैव हियर ऑप्शन ए, टेलीमैकस। टेलीमैकस वाज द करेक्ट आंसर एंड he was the son of Ulysses the great warrior. Number 10 question is, when was Mordy ऑर्थर पब्लिश? ये इंपॉर्टेंट वर्क है मॉर्डी ऑर्थर, ये कब पब्लिश हुआ है इसका आंसर देना है आपको। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये होना चाहिए ले मॉर्डी ऑर्थर, LE मॉर्डी ऑर्थर, क्योंकि एक वर्क है, पोएम है मॉर्डी ऑर्थर जो कि अल्फ्रेड टेनिसन ने लिखा हुआ है, बट ये वर्क है थॉमस मैलोरी का जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो आपको बताना है ये किस ईयर में पब्लिश हुई है, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन बी, 1485 में ये पब्लिश हुआ है। एंड द फुल टाइटल ऑफ दिस वर्क इज ली मॉर्डी ऑर्थर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है, और बाकी बात मैं करूँ मॉर्डी आर्थर की जो कि एक पोएम है टेनिसन की, एंड दैट वाज पब्लिश इन द ईयर 1912। 1912 में ये पब्लिश हुई है ये पोएम, और ये है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी आप सभी, तभी मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन कर दी। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 11 क्वेश्चन की, विच इज द ओनली प्रोज वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर? एडमंड स्पेंसर की का कौन सा
प्रोज वर्क है, जो कि ओनली प्रोज वर्क है उनका। आपको इस ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर देना है। एंड जो करेक्ट आंसर इसका है, पहले मैं ऑप्शंस की बात कर लेती हूँ। व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड, ऑप्शन बी शेफर्ड्स कैलेंडर, ऑप्शन सी विकार ऑफ वेकफील्ड, ऑप्शन सी एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये चार्ल्स लैम्ब का वर्क है। तो यहाँ पे बाकियों में से हम डिस्कस कर लेते हैं इनके जो अनदर वर्क है। एंड विकार ऑफ वेकफील्ड भी नहीं होगा, ये इनका एडमंड स्पेंसर का वर्क नहीं है। एंड जो ऑप्शन करेक्ट है, द ओनली प्रोज वर्क ऑफ एडमंड स्पेंसर इज ऑप्शन ए, व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ आयरलैंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नंबर 12 क्वेश्चन इज, what is the name of the elegy that Spenser wrote when Sidney expired in the year 1595? फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी की बात हो रही है यहाँ पे। वो कौन सी एलेजी थी जो एडमंड स्पेंसर ने लिखी हुई है ऑन द डेथ ऑफ द फिलिप सिडनी इन द ईयर 1595? एंड जो करेक्ट आंसर हमारा है वो उसकी बात कर लेते हैं। ऑप्शंस हैं एस्ट्रोफिल, ऑप्शन बी ऑरलैंडो फोर्यूसो, ऑप्शन सी एपिथेलमियन, ऑप्शन डी एमरोटी। एंड जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन ए एस्ट्रोफिल। एस्ट्रोफिल इज द करेक्ट आंसर एंड इट वाज एन एलेजी पोएम by Edmund Spenser written on the death of Sir Philip Sidney in the year 1595. Number 13 question is, John एड्रियानो इज अ कैरेक्टर इन। यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो रही है कि इस कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन किस वर्क में मिलता है, आपको बताना है। और फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप जरूर कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लीजिए, जो भी आपके इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑथर्स हैं। जैसे अगर हम विलियम शेक्सपियर की बात करें तो उनके प्लेस में जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स, जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, एंड जॉन गाल्सवर्दी के जो प्लेस में जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको जरूर एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करा हुआ है। डॉन एड्रियानो इज अ कैरेक्टर इन, एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए, लव फ्लेवर लॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो विलियम शेक्सपियर का वर्क है, और इसी में इस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का कैरेक्टराइजेशन मिलता है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर के इस प्ले में। नंबर 14 क्वेश्चन इज, Who is the central character in Marlowe's The Jew of Malta? Jew of Malta प्ले की बात हो रही है क्रिस्टोफर मार्लो के, और सेंट्रल कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है इस प्ले के। एंड वी नो द आंसर, एंड बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा भी जा चुका है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, Barabbas. Barabbas is the correct answer, and he was the leading protagonist in the play of Marlowe's The Jew of Malta. Number 15 is, at what age did Marlowe die? Marlowe की डेथ किस ईयर में हुई थी आपको बताना है, और उनकी एज क्या थी ये आपको आंसर में देना है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एट द एज ऑफ 29 ही वॉज डाइड। एंड जो क्योंकि उनका जो टाइम ड्यूरेशन था मॉर्लो के, अगर क्रिस्टोफर मॉर्लो के टाइम ड्यूरेशन की हम अगर बात करते हैं तो दैट वाज फ्रॉम 1564 टू 1593, ये है इनका टाइम ड्यूरेशन। एंड इससे अगर हम काउंट करें तो वो जो एज होती है उनकी वो 29 ईयर की होती है जब उनकी डेथ हुई थी। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात मार्लो से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ही हैड रिटन ट्रेजिक प्लेस, जितने भी प्लेस उन्होंने लिखे वो सभी ट्रेजिडी है। अगर आप डॉक्टर फास्टस की बात करो, टेम्बरलेन की बात करो, जी ऑफ माल्टा की बात करो, दीज ऑल द इम्पोर्टेंट वर्क्स प्लेस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। और देखिए 29 की एज तक उन्होंने कितने इंपॉर्टेंट प्लेस कंट्रीब्यूट किए हैं इंग्लिश लिटरेचर को। एंड इस तरीके के प्लेस जिसको विलियम शेक्सपियर जिससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर के उन्होंने ट्रेजिक प्लेस लिखे हैं, और एक तरीके का एक गाइडेंस का काम किया है विलियम शेक्सपियर के लिए मार्लोस की प्लेस ने। नंबर 16 क्वेश्चन वी हैव हियर ऑन द स्क्रीन, मोरोस एंड कटबियर्ड आर कैरेक्टर्स फ्रॉम विच जॉनसन्स प्लेस। बेन जॉनसन के प्लेस की बात हो रही है कि ये मोरिस एंड कटबियर्ड ये कैरेक्टर्स किस प्ले में मिलते हैं बेन जॉनसन के। एंड वी हैव द ऑप्शंस हियर, द अल्केमिस्ट, ऑप्शन बी एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ऑप्शन सी वॉल्पोन, ऑप्शन डी द साइलेंट वुमेन या एपिकोने, ये इसका जो सब टाइटल है एपिकोने है। और जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा option D. This is the correct answer, and we have the Morris and Cuthbert characterized in this play of Ben Jonson, The Silent Women. Number 17 question is, who wrote
इंस्टोरेशियो मैग्ना किसने लिखा हुआ है? आप देखिए नेम से ही थोड़ा समझ जाइएगा, क्योंकि ये एक लैटिन नेम है जिसको लिखा है आपको बताना है। एंड ऑप्शन ए हैजलिट, ऑप्शन बी लैम्ब, ऑप्शन सी बेकन, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर। और चलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आप सभी को, आप आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। मैंने एक आपको हिंट दे दिया एक कि ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया वर्क है। आप ऐसे है किस एसेइस्ट ने इसको लिखा हुआ है आपको ये बताना है। एंड जो करेक्ट आंसर है उसकी बात मैं कर लेती हूँ, एंड दैट इज ऑप्शन सी बेकन। फ्रांसिस बेकन का वर्क है, दिस वाज द वर्क इंस्ट्रेशियो मैग्ना। 18th question is who till today is known as dictator of English letters? English letters का dictator किसे बोला जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी पोप एंड ऑप्शन सी डी नन। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर। यस ऑब्वियसली Samuel Johnson, Dr. Samuel Johnson, who was the great critic of his time of the 18th century, and इन्होंने अपनी वर्क डिक्शनरी में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर्स जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं उसको किया है एक तरीके से लेक्सिकोग्राफी पे रिलेटेड। उन्होंने अपना ये जो डिक्शनरी थी उनकी सैमुअल जॉनसन की वो लिखा था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है वो इंग्लिश लिटरेचर का। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द डिक्टेटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 19 क्वेश्चन इज डनसेट वाज रिटन बाय। डनसेट जो वर्क है ये किसने लिखा हुआ है? वी हैव द ऑप्शन बेरॉन, ऑप्शन बी पोप, ऑप्शन सी सेले, ऑप्शन डी कीट्स। एंड करेक्ट आंसर दैट इज अलेक्जेंडर पोप। इट वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप वी हैव। Number 20 question. John Phillips, the splendid selling, parodies the style of Milton's. Milton's की किस वर्क को ये पैरोडीज किया है, उनके स्टाइल को एक तरीके से अडॉप्ट किया हुआ है द स्प्लेंडिड सेलिंग में से, जो कि वर्क है जॉन फिलिप्स का। और आपको इसका आंसर जो देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड वी हैव द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट। यस इट वाज अ पैरोडी of Milton's Paradise Lost. Number 21 question. The Blessed Damozel is a poem by D.G. Rosti. A Pre-Raphaelite is about the किस पे ये The Blessed Damozel जो पोएम है D.G. Rosti का, ये Pre-Raphaelite के किस आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ये डिनोट करता है, या इसमें किस प्री-रैफाएलाइट एज का मूवमेंट का कैरेक्टराइजेशन है इस वर्क में? Answer is option A, union of flesh and spirit. This is the correct answer. Option 22 is, sorry, question number 22 is Hardy, who created Wessex, is known as. जो वेसेक्स सेटिंग पे अपने नॉवेल्स को लिखा करते थे थॉमस हार्डी, वो किस नॉवेल्स के लिए किस नेम से जाने जाते हैं? नेशनल नॉवेलिस्ट, रिलीजियस नॉवेलिस्ट, रीजनल नॉवेलिस्ट या नन? एंड करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, रीजनल नॉवेलिस्ट। फ्रेंड्स आप जरूर बने रहिएगा इस चैनल के साथ में, क्योंकि अपकमिंग डेज में हम यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड ही वीडियोस लेके आएंगे इस चैनल पे। तो हमारा जो आगे का डेज होगा वो आप सभी के साथ होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और जिसमें मैं बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सिलेबस लेके आऊंगी, क्वेश्चंस लेके आऊंगी, और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो आपके एग्जाम में अनएक्सपेक्टेडली बहुत बारी पूछे जाते हैं। अगर आपने DSSB पीजीटी का एग्जाम दिया होगा तो आपने पेपर देके जरूर आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, या इस बारी किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस यहाँ पे इस चैनल पर डिस्कस होंगे आगे आने वाले वीडियोज में, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस चैनल पे। इसके साथ साथ आप अदर्स जो वीडियोज हैं अपलोडेड हैं इस चैनल पे इंडिविजुअली, जैसे किसी राइटर से, पोएट से रिलेटेड, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर या जॉन गाल्सवर्दी, मिल्टन से रिलेटेड, वो वीडियोस जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मैं लिंक आई बटन पे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह उसको मेंशन कर दूंगी। तो चलिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। हु रोट माय लव इज लाइक अ रेड रोज? ये किसने लिखा हुआ है, किसकी लाइन्स है ये? आपको इन ऑप्शंस में से आंसर क्लिक करना है या टिक करना है, मेंशन करना है। और जो ऑप्शंस हैं रॉबर्ट बर्न्स, ऑप्शन बी वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी शेक्सपियर, ऑप्शन डी नन। एंड जो करेक्ट आंसर हमारा है वो है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। दिस वाज सेड, दिस रोट रॉबर्ट बर्न्स। रॉबर्ट बर्न्स ने ये लाइंस लिखी हुई हैं, माय लव इज लाइक अ रेड रोज।
24 क्वेश्चन इज हेनरी फील्डिंग्स टॉम जोन्स वाज डेडिकेटेड टू। टॉम जोन्स जो इनका इंपॉर्टेंट नॉवेल है हेनरी फील्डिंग का, वो किसको डेडिकेट किया गया है ये आपको बताना है। एंड दैट वाज डेडिकेटेड टू ऑप्शन ए जॉर्ज लिटिलटन को ये डेडिकेट किया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये टॉम जोन्स के जो नॉवेल इसके प्रीफेस में ये डेडिकेशन हेनरी फील्डिंग ने जॉर्ज लिटिलटन को किया था। नंबर 25th क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, टुडेज क्लास जो क्लास फर्स्ट है हमारी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड की क्लास का। कल हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 26 के लेकर के कुछ 50 क्वेश्चंस या 75 क्वेश्चन तक भी हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्रिस्टीना रोस्टी यूजुअली डील्स विद दी थीम्स ऑफ, किस थीम से रिलेटेड ये अपनी वर्क्स को लिखा करती थी? आपको इसका आंसर देना है डेथ, लाइफ, रिलीजन या नन। एंड जो करेक्ट आंसर है हमारा वो ऑप्शन सी है, रिलीजन से रिलेटेड अपने वर्क्स को क्रिस्टीना रोस्टी लिखा करती थी एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर मेंशन करिएगा आपको, और कितने क्वेश्चंस आपने खुद अटेम्प्ट किए हैं जो कि मैंने यहाँ पे आज डिस्कस किया वो भी मुझे बताइए, कितने करेक्टली अटेम्प्ट किए हैं आपने कमेंट सेक्शन में मुझे उसका जरूर रिप्लाई दे दीजिए। और वीडियो किस तरीके से आपको चाहिए, क्वेश्चंस के लेवल क्या चाहिए, इसको भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, यूपी टीजीटी एंड पीजीटी की इंग्लिश लिटरेचर की पेपर से रिलेटेड। Till then, keep connecting and keep learning. Thanks a lot for watching this.